Hello everyone, I am Vinod Chhapri, PGT Economics at SVPS राजगढ़। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बता दी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका पार्ट है उसमें 22 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। ओके, आईईडी की अगर बात करें अपन इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करें, इसमें 18 मार्क्स का आपके कवर हो रहे हैं। और 18 मार्क्स में सबसे खास बात है ये है कि इसमें ओनली आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। ओके, 4 चैप्टर हमें अच्छे से कवर कर लिया तो हमारे 18 मार्क्स इस यूनिट से, इस पार्ट से हमारे कवर होने वाले हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं आईईडी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो चैप्टर आ रहा है आपका वो एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है। और इस एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बन रहे हैं उसमें आ रहा है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। ओके, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आपके पास में आ जाएगी, उसमें कुछ डेटा वगैरह ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उस क्वेश्चन डेटा के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो चैप्टर से रिलेटेड भी आपको देखना है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में कैसा है, जेंडर वाइज देखना है, मेल और फीमेल का कितना है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन एरियाज में कितना है, ये सब आपको इसमें देखना है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड केस स्टडी का क्वेश्चन पूरा हर बार आता है और इस बार भी आएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से रिलेटेड डेटा रहेगा, उस डेटा का कैलकुलेशन करके आपको वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि प्री बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। साथ ही साथ आपको वर्क पॉपुलेशन रेशियो में देखना है, जेंडर का भी देखना है कि मेल कितना इंगेज है इसमें, फीमेल कितना है, रूरल एरियाज में कितना है और अर्बन एरियाज में कितना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो सेक्टर का भी बताना आपको, प्राइमरी सेक्टर में कितना इंगेज है आपका, पता ही सबसे ज़्यादा इंगेज आपका प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में कितना है। तो तीनों सेक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का, वो आपको एनालिसिस करना है, देखना है इसमें से। नेक्स्ट आपका कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इससे रिलेटेड आपको देखना है। जो टॉपिक्स आएगा वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर। ओके, तो इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे जो भी वर्कर्स, जब उनको नीड्स होती है किसी भी सेक्टर में, जब इनका काम पे इनको रखा जाता है ना, इनको किसी तरह के कोई इंसेंटिव्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, कोई अदर टाइप्स के इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज होता है हमारा वर्कफोर्स। अगर बात करें अपन फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे इनको क्या मिलती है, सैलरीज वगैरह मिलती हैं। ओके, इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाले एम्प्लॉय को। ठीक है ना, तो वर्क फोर्स में आपको इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर दोनों का बताना है, इसका डेटा भी आपको थोड़ा स्टडी करके जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स रेमेडियल मेजर। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज हैं, पॉपुलेशन एक्सपोल्यूशन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉजेज हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। ओके, इंडिपेंडेंट के बाद हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज वगैरह फॉर्म की हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स वगैरह चलाए अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। तो आपको ऐसे कुछ कॉजेज बताना पहले तो कि क्या क्या कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या उसके रेमेडियल मेजर हैं जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आएंगे किसमें, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है आईईडी का वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, है ना। किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के वो आपको बताने हैं। ठीक है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, क्या सिस्टम है इंडियन मेडिसिन का वो आपको बताना है। आयुष एंड मेडिकल टूरिज्म, है ना, तो मेडिकल टूरिज्म में देखिए अब्रॉड से बहुत सारे लोग इंडिया में आके क्या करवाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि अदर कंट्री यूरोपियन कंट्रीज अगर कंपेयर कर अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे चीपर है मेडिकल फैसिलिटी। ओके, तो रिसेंट टाइम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या हो गया आपका, इंप्रूव हो गया, है ना। तो अब्रॉड से भी लोग इंडिया में आके क्या ले रहे हैं, ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, है ना। तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास में आ रहा है ना। आयुष, है ना, आयुष का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है आयुष क्या है, तो ये आयुष से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट सेक्शन में आयुष का, है ना। तो आयुष भी जो है क्या कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है। एंशिएंट टाइम से जो है जो भी हमारे मेडिसिन वगैरह हो गई वो जो किसे आयुष डिपार्टमेंट इसको देखता है। नेक्स्ट आपका
3 टायर्स ऑफ सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो 3 टायर्स ऑफ सिस्टम में प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, है ना। तो 3 टायर्स में जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें टाउन्स वगैरह हो गए, वहाँ पे हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं आपके। इसी तरह से अगर बात करें अपन सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह लेवल पे होते हैं, है ना, स्टेट लेवल पे होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये सब आपको 3 टायर्स ऑफ मेडिकल हेल्थ 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना। नेक्स्ट आपको देखना है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये तो हमें पता है कि बहुत सारा हमने इंप्रूव किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया है, इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी इसका अपन एनालिसिस करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर थर्ड इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये जो आपका थर्ड चैप्टर है इसमें इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड रीजन ऑफ इन्वायरमेंट क्राइसिस। ओके, तो क्या क्या इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है आपको मालूम होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन जो है वो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। उतना ही हम यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को जितना कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हम करेंगे तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम फेस करेंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन आपको देखना है। नेक्स्ट आपका एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है। इट्स कॉजेस एंड वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ओके, क्या क्या कॉजेज है एयर पोल्यूशन के, है ना, किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और एयर पोल्यूशन के कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ओके, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब फॉर्म हुआ, क्या क्या उसकी फंक्शनिंग वगैरह है वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे में भी पूरा चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग आपको बताना है। डे टू डे क्या हो रहा है, आपका पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ना। ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है ना, तो ये इन दोनों में से कोई सा भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपका डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चिपको मूवमेंट, है ना। इससे रिलेटेड भी जो है शॉर्ट में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 3 मार्क्स में। ओके, तो इन सभी को आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। नेक्स्ट है आपका एम एंड स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें क्यों नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजी बना रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स बनते हैं आपके चैप्टर 3 से, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर 4 कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, तो इसमें पॉलिसीज बतानी है आपको तीनों ही कंट्री की, कि जब भी सेम टाइम में ये तीनों ही कंट्री क्या हुई आपकी इंडिपेंडेंस हुई, मतलब ज़्यादा डिफरेंस है। 1947 में आपका इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके 1-2-3 साल बाद क्या हुआ, चाइना इंडिपेंडेंस हुआ आपका, है ना। और इंडिया और पाकिस्तान जो है सेम टाइम पे क्या हुए आपके इंडिपेंडेंस हुए, है ना। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद में इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजी वगैरह फॉर्म की, 5 ईयर प्लान्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है ना। जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने सेम अप्लाई किया, चाइना ने भी अप्लाई किया, लेकिन चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी को क्या किया, चेंज करता रहा। तो ये तीनों ने क्या क्या स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म की थी वो आपको देखना है। पॉलिसी ऑफ चाइना ने जैसे GLF को फॉर्म किया, कल्चर रेवोल्यूशन वगैरह किया, उससे पहले 5 ईयर प्लान्स को भी अप्लाई किया था, है ना। लैंड कलेक्टिवाइजेशन की जो पॉलिसी वो भी किसने अप्लाई की, चाइना ने अप्लाई की, ठीक है ना, जो कि रशिया से इसने कॉपी की थी। और ऑलरेडी इंडिया ने भी इसको कॉपी किया था, किसको, जो आपका 5 ईयर प्लान से इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है तीनों ही कंट्री से कंपेयर करना, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, है ना। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या क्या चीज़ आपको देखना है, बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, है ना, लिटरेसी रेट, ये सब देखना है आपको, क्योंकि इन्होंने इसके लिए भी क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्म की है, ठीक है ना। तो कितना अचीवमेंट हुआ तीनों ही कंट्री को वो आपको इसमें पढ़ना है ना। ऑलरेडी आपको पता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो था उस टाइम पे, है ना। तो एजुकेशन के लिए पॉलिसी वगैरह फॉर्म की, एजुकेशन के लिए पॉलिसी फॉर्म की, तो क्या कंडीशन रही, क्या है डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स में आपको देखना है क्या स्टेटस हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है, चाइना का क्या है और पाकिस्तान का क्या है। नेक्स्ट आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इससे भी कंपेयर करना है, इंडिया का कितना है, चाइना का कितना है, पाकिस्तान का है कितना है। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी आपको डेटा देखना है ना। फर्स्ट पोजीशन में ऑलरेडी चाइना है,
देन सेकेंड पोजीशन पे इंडिया और लास्ट में कौन है आपका पाकिस्तान है। उसके बाद में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देखना है किसकी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, है ना। तो तीनों ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉर्म किए हैं उनको आपको देखना है ना। 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉर्म किए हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने, है ना। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या क्या स्ट्रेटेजी वगैरह हुई उन सभी को देखना है। 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करके 1991 की अगर बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो इंडिया ने भी अप्लाई की हैं, पाकिस्तान ने भी अप्लाई किए हैं, है ना। और चाइना की अगर बात करें उसने टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। आई होप कि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।